जोहार। जोहार नेहा जी। जोहार दादा। तब कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ दादा, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। और इस झमाझम बारिश में तो हमारे किसान भाई बंधु भी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए हम स्वागत करते हैं किसान भाइयों का हमारे इस खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो किसान भाइयों, अभी आप बारिश में अच्छी खेती के लिए आप लगे हुए हैं, रोपाई कर रहे हैं खेतों में बिचड़ा का, और साथ ही साथ आप उसमें खाद का भी प्रयोग कर रहे हैं और अपने खेतों में मेहनत करते हुए अपने सफल खेती के लिए लगे हुए हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं देश दुनिया की खबरों से जानकारी लेते हैं कृषि समाचार में, और जानते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरों को। नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नए फल बाग की स्थापना पर मिलेगा 40% अनुदान। आगात मक्का लगाकर किसान पा सकते हैं अतिरिक्त लाभ। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। राज्य के वैसे कृषक जो नए फल बाग की स्थापना करना चाहते हैं, वैसे किसानों के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फल बाग और गैर वर्षीय फल बागों की स्थापना के लिए परियोजना लागत की अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिए जाने का प्रावधान है। किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास अतिरिक्त भूमि है और वे उस भूमि का उपयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए फल बाग लगाना उत्तम होगा, क्योंकि झारखंड राज्य बागवानी मिशन नए फल बागों और गैर वर्षीय फल बागों की स्थापना के लिए अनुदान मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत इन बागों की स्थापना की लागत का अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिया जाता है। किसान भाइयों, किसी भी अनाज या सब्जी, फल फूलों की आगात पैदावार लेकर हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे कृषि विशेषज्ञ आपको आगात मक्का लगाने की सलाह दे रहे हैं। आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से कि आगात मक्का लगाने के लिए कौन कौन से कृषि कार्य करें और कैसे करें। किसान भाइयों, आपको सलाह दी जाती है कि जो आगात किस्म के मक्का की खेती करना चाह रहे हैं, वो किसान भाई इस सप्ताह के अंत तक मक्का के खेत की ज़मीन की तैयारी कर लें और उसकी बुआई कर लें। बीज दर को कम रखें, 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से रखें। और अगर आप हाइब्रिड ले रहे हैं तो ये दर जो है बहुत ही कम हो जाता है। ये आपका 5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर का प्रयोग करें। वर्तमान समय में राज्य के किसान अपने टाड़ खेतों में दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अरहर, उड़द और मूंग लगा सकते हैं। यदि आप मूंग की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर उपज के लिए कौन कौन से प्रभेदों का चयन करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। पूसा विशाल और SML 668 ये नाम है मूंग के उन्नत प्रभेदों के। मूंग के ये दोनों प्रभेद रोग अवरोधी होने के साथ साथ गर्मी में भी बुआई योग्य होती हैं। टाण जमीन में मूंग की खेती करना अच्छा होता है। प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम की दर से इन प्रभेदों के बीजों की बुआई कर और आवश्यक कृषि कार्यों को करके 12 से 15 क्विंटल तक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, दलहनी फसलें अभी लगाई जा सकती हैं। टाण में ऊपरी जमीन में जो फसलों के नाम हैं वो राहड़ हो सकते हैं, उड़द, मूंग हो सकते हैं। मूंग की बात करें तो पूसा विशाल या SML 668, SML 668 आप चुन करके अविलंब लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में फसलों के साथ साथ अपने पाले गए मवेशियों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो सुकर पालक अपने सुकरों के खानपान एवं रख रखाव इत्यादि का किस प्रकार प्रबंधन करें, बता रहे हैं हमारे पशु विशेषज्ञ। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो अपने सुकरों का बरसात में ठीक से देख रखाव करें। वो बाहर का खाना जो कि होटल वेस्ट होता है उसको अत्यधिक ना खिलाएं, क्योंकि इनसे संक्रमण होने की खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि स्वाइन फीवर हो सकता है, स्वाइन इरिसिफिलिस हो सकता है। इनसे बचाव करने के लिए वो नियमित रूप से टीकाकरण कराएं। फिर भी अगर बीमारी हो जाए तो अपने निकटतम पशु चिकित्सक से वो संपर्क करके बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं।
मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। कृषि समाचार में आइए हम मिलते हैं अब सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। ये शख्स अपनी खेती बाड़ी के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इनके साथ इनका पूरा परिवार भी कृषि पर ही निर्भर करता है। इनका मानना है कि कोई भी इंसान खेती बाड़ी करके अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकता है। मैं खेती बाड़ी करता यही धान का। पहले तो खेती बीज बहुत डालते थे, अब कम डाल रहे हैं। खेत में 1 किलो 2 किलो का बीज बो रहे हैं, उससे खेती कर रहे हैं श्री विधि से। उसमें बहुत उपज होता है। पहले कम उपजता था, अभी बहुत उपज हो रहा है। इसमें फ़ायदा बहुत बुझाता है। इसी से हम खेती से गुजर बसर करते हैं और अच्छा जीवन पाल रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अब आइए मंडी भाव में नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियों में आज अनाजों के भावों को लेकर कमोबेश स्थिरता की स्थिति रही। इनमें कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। सब्जी मंडियों में तेजी बनी हुई है। किसानों के अनुसार बरसात की वजह से सब्जियों में तेजी है। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2600 रुपए से लेकर अधिकतम 4100 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3300 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3700 रुपए। आलू न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए और प्याज न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो दादा, खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरों के बारे में तो हमने किसान भाइयों को बता दिया। बिल्कुल। और उनके लिए हम हमेशा की तरह इस बार भी ढेर सारी जानकारियाँ लेकर आए हैं। हाँ। लेकिन जानकारियाँ तो देंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
विराम के बाद फिर से एक बार किसान भाई आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दादा, जैसे कि हमने किसान भाइयों को कहा कि हमारे पास ढेरों जानकारियां हैं उनके पास। बिल्कुल दादा, इन ढेरों जानकारियों में से एक जानकारी ये भी है उनके लिए कि सब्जियां। हाँ। जानते हैं दादा कि सब्जियों के बिना हमारा कोई भी खाना कंप्लीट नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक सब्जियों में पोषक तत्व ना हो तब तक फिर हमारे शरीर में स्वास्थ्य कैसे रहेगा? बिल्कुल, खाने में भी स्वादिष्ट नहीं होगा। खाने में भी स्वादिष्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें पोषक तत्व की अगर कमी होगी तो फिर वो खाने में उनका स्वाद ही नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन उसमें जो पोषक तत्व की कमी होती है उसको आप कैसे जानेंगे, उसका निदान आप कैसे ढूंढेंगे? इन्हीं सब विषयों के बारे में हम लोग जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर AK द्विवेदी जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने जो आपके लिए विषय चुना है वो है कि सब्जियों में पोषक तत्वों की कमी से सब्जियों पर क्या असर पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब है कि सब्जियों में पोषक तत्वों की कमी से क्या असर पड़ता है, इसका निदान आप कैसे करें। इसी विषय पर आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने एक विषय चुना है कि सब्जियों में पोषक तत्वों की कमी, सबसे पहले तो बताइए कि पोषक तत्व हैं क्या? जी हाँ किसान भाइयों, हर एक जीव को भोजन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हो, आदमी हो। हमारे पेड़ पौधों को, खास करके हमारी सब्जियों को भी पोषक तत्व भोजन के रूप में बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है। अगर ये नहीं होगा तो उनका शरीर नहीं तैयार होगा, जिससे कि वे फिर आगे चल कर के फूल फल या जो भी होता है वो हमें प्रदान, या जड़ जो भी है वो प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें पोषक तत्व उनको भोजन के रूप में चाहिए। इस बात को ध्यान में रख के पोषक तत्व को हमें महत्ता समझनी चाहिए। जैसे आदमी के लिए बहुत तरह का भोजन बना हुआ है, क्या क्या भोजन है आप सभी हम जानते हैं, वैसे ही सब्जियों के लिए क्या क्या भोजन चाहिए, कौन कौन पोषक तत्व चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारे सब्जियों को 17 पोषक तत्वों की निहायत ज़रूरी है और 4 और हैं जिनका कि इस पर असर अच्छा पड़ता है। तो जो 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं उसमें से 3 पोषक तत्व हमें, हमारे पौधों को, किसी भी पौधे को वो हवा से मिलता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है सो वो पानी से मिल जाता है और कार्बन हवा से मिल जाता है। ये 3 हुए। इसके सिवाय 6 जो हैं सो वो मैक्रोन्यूट्रेंट हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। ये 6 इनकी हमको अपने सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है, इसीलिए इसको मैक्रोन्यूट्रेंट कहा जाता है। इसके सिवाय 8 जो हैं वो माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, मतलब जिसकी मात्रा बहुत ही कम हमें पौधे को चाहिए। 8 में जैसे कि आयरन है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, क्लोरीन है। तो इस तरह से 8 जो ये माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, इसकी हमें बहुत ही कम मात्रा में लेकिन आवश्यकता सभी की पड़ती है। जैसे आप सब्जी जो उगाते हो किसान भाइयों, ये जो गोभी वर्गीय की सब्जियां जो उगाते हो खास करके, ये सबसे ज़्यादा, जितने भी हम लोग सब्जी का खेती करते हैं, सबसे ज़्यादा पोषक तत्व का यही लोग उपयोग करता है। इसलिए जो किसान खेती करते हैं फूल गोभी वर्ग का, चाहे फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, चाहे जो भी हो, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में हर खाद के लिए ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और नहीं तो जहाँ कहीं भी फूल गोभी या पत्ता गोभी उगाया जा रहा है, उन क्षेत्रों में यदि आप चले जाइए तो किसान भाई पोषक तत्वों की कमी से होने वाले समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। और यहाँ तक हो रहा है कि उनका एकड़ एकड़ में फूल गोभी या पत्ता गोभी वो बर्बाद हो जा रहा है। जैसे कि एक बानों में देखा गया है, सिमडेगा जिले में, धनबाद में, टुंडी ब्लॉक में देखा गया, पूर्वी टुंडी ब्लॉक में देखा गया है कि वहाँ पर उनका किसानों का फूल गोभी का खेती जो है वो पूरा बर्बाद हो गया, सड़ जा रहा है। ये बोरन की कमी से हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसान भाइयों। तो अतएव अगर आप नहीं देंगे अपने सब्जी के फसलों को इन पोषक तत्वों को, ये 17 पोषक तत्वों को, भले वो कम परिमाण में ही चाहिए लेकिन चाहिए जरूर। और हम लोग जो भी आज तक देते आए हैं वो जितना चाहिए उससे कम देते हैं। तो आप समझ सकते हो, जिसको 4 रोटी खाना है उसको हम जिंदगी भर 1 रोटी खिलाएंगे तो उस आदमी का काया का क्या होगा। इसी तरह से हमारे फसलों के साथ भी यही समस्या है। तो अब है कि ये जो 17 पोषक तत्व हैं, इनको हमें कितना कितना परिमाण में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इनका लक्षण क्या होगा पौधे के ऊपर। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन जो है
वो हमारे पौधे पर पीलापन लाता है यदि कमी होती हो तो। कोई भी फसल हो, खासकर सब्जी में जितना भी है, टमाटर है, बैगन है, इनमें देखिएगा कि नाइट्रोजन की कमी से पीलापन पत्ती में आ जाता है और बढ़वार में कमी आती है। यदि यही आप देखते हैं कि किसी फसल में आप जैसे यूरिया का स्प्रे करते हैं या छिड़काव करते हैं खेत में, वैसे ही उसका तेज़ी से ग्रोथ होता है और उसका जो पत्ता का जो है वो हरापन ज़्यादा गाढ़ा होता है। इनके अलावे में किसान भाइयों, अब मान लीजिए आपके खेत में आपने सब्जी लगा दिया है और आपको उस समय ये पीलापन दिखाई दे रहा है। अब क्या करें? आप जड़ के थ्रू यदि देना चाहेंगे तो पौधा उतना बढ़िया ग्रहण नहीं करेगा। उसके लिए है कि आप 1% यूरिया का घोल बनाइए और उसमें 0.1% टी-पॉल या हल्का सा साबुन भी स्प्रे कर मिला दीजिए, ताकि जब छिड़काव करेंगे तो पौधे के ऊपर वो चिपके। इसीलिए हम लोग टी-पॉल या साबुन घोल में मिलाते हैं। तो इसके साथ में 1% यूरिया का घोल बना करके आप अपने पौधे पर छिड़काव करें तो आपको नाइट्रोजन की कमी से होने वाले लक्षणों से आप बच सकते हैं और आपका फसल अच्छा होगा। दूसरा स्थान आता है फास्फोरस का भाइयों। तो फास्फोरस के लिए आप देखिएगा कि खासकर के पत्ता गोभी देखिएगा, फूल गोभी देखिएगा तो उसका निचला पत्ता जो होता है वो गुलाबी रंग का हो जाता है। ये एकदम बताता है कि आपके खेत में फास्फोरस की भारी कमी है। इसके लिए आप यहाँ पर जो है वो DAP 1% का छिड़काव यही टी-पॉल या साबुन के साथ मिला करके और आप अपने पौधे पर छिड़काव करें। इनके अलावे में आप यदि पोटास की कमी का बात करते हैं तो पोटास की कमी से किसी भी फसल की पत्ती का जो किनारा होता है वो जला टाइप का दिखलाई देता है। अगर जला हुआ टाइप का दिखला रहा है किनारा तो समझिए कि उसमें पोटास की भारी कमी है किसी भी सब्जी में। तो इसके लिए आप पोटास जो है वो 1% आप पोटास का घोल का छिड़काव अपने पौधे पर करें तो इससे बचाव हो जाएगी। इनके अलावा ये तो 3 जो मुख्य रूप से आप यूज करते हैं उसका बात। इनके सिवाय भाइयों कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम हमारे देखते हैं कि हमारा जो हड्डी या नाखून है ये कैल्शियम के द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये आता कहाँ है? तो पौधे से ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आता है। पौधे में जो कमी होगी तो हमें भी कमी होगी। तो पौधे को कैसे देंगे? पौधे को ये मुख्य रूप से हम लोग चूने के द्वारा या डोलोमाइट के द्वारा देते हैं। चूना आप अपने खेतों में लाइन में जो पौधा लगा रहे हैं उसी लाइन में आप चूना या डोलोमाइट वो 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप अपने खेतों में डालें। इससे अम्लीयता में भी सुधार आएगी, साथ ही साथ कैल्शियम की कमी से भी आपको निजात मिलेगा। इनके अलावा भी यदि कैल्शियम की कमी बाद में दिखाई दे सब्जियों में तो आप कैल्शियम क्लोराइड 0.5% घोल तैयार करके अपने पौधे पर, सब्जी के पौधों पर आप छिड़काव कर दें। इनके अलावा किसान भाइयों यदि आपको बोरोन के बारे में आपको पता है, बोरोन की कमी हो यदि आपके फसलों में तो आप उसके लिए बोरोन का छिड़काव वो 0.5% से लेकर 1% बोरोन के घोल का आप छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने सब्जी को अच्छा से बचाव कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे और आप अपने सब्जियों में खासकर तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। दादा, आपको तो पता ही है कि फूल तो होते हैं। हर एक इंसान को बहुत ही प्यारा होता है। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी फूल हो। उन्हीं सारे फूलों में से एक फूल है गुलदाउदी फूल। अच्छा, गुलदाउदी। हाँ, गुलदाउदी। अच्छा दादा, ये गुलदाउदी फूल जो है वो हम सजाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो खेती होती है वो किसान भाई बंधु बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। अच्छा। लेकिन इसकी व्यावसायिक खेती किसान भाई बंधु कैसे करें, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधुकर कुमार जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है गुलदाउदी की व्यावसायिक खेती। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है वैज्ञानिक मधुकर जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। मधुकर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मधुकर जी, जैसा कि हमने आज का विषय चुना है गुलदाउदी की व्यावसायिक खेती, तो इसकी खेती जो किसान भाई करना चाहते हैं उसके लिए क्या आप बताएंगे कि वो किस प्रकार का भूमि का चयन करें और किन किन बातों पर वो ध्यान दें? देखिए किसान बंधुओं, अभी जो है फूल की खेती हमारे झारखंड नहीं पूरे भारत भर में फूल की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इन फूलों की मांग के देखते हुए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये फूलों की खेती ज़्यादा से ज़्यादा करें
और इससे आमदनी ज़्यादा कमाएं। तो फूलों की खेती के लिए आज हम आपको बता रहे हैं गुलदाउदी की खेती कैसे करें, कब करें, कैसे इससे ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो सबसे पहले गुलदाउदी जो है जापान का राष्ट्रीय ये फूल है और हमारे लिए ये भारत में ये दूसरा और तीसरा नंबर पे ये गुलदाउदी अभी फूलों में आ गया है। ये कटिंग के रूप में अभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कट फ्लावर के रूप में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो रहा है, इसलिए इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम किसान भाइयों को ये सबसे पहले चाहेंगे कि गुलदाउदी की जो नस्ल है, जो किस्म है, उसका अच्छा किस्म के चुनाव करें। जैसे गुलदाउदी में इंदिरा है, उसके बाद येलो बेबी है जिसको बंगाल में सुनार बंगला से बोला जाता है और ये वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा स्नोबॉल है जो उजला कलर का होता है। उसके बाद प्रभा है और इस तरह से बहुत सारी वैरायटी हैं जिसको हम लगाकर अच्छे आमदनी कर सकते हैं। अच्छी आमदनी करने के लिए इसमें इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत तरह से हैं। जैसे 11 से 12 प्रकार का इसका क्लासिफिकेशन है। 12 प्रकार के क्लासिफिकेशन में जैसे कि है पॉम्पॉन, उसके बाद आपका इंडोर में रखने के लिए अलग वैरायटी है, स्पाइडर है, स्पून है, डेकोरेटिव क्लासिफिकेशन में आता है। उसके बाद और भी इसके और वैरायटी हैं। इन सब वैरायटियों को हम इस्तेमाल करके हम अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मिट्टी की कैसे तैयारी करें। मिट्टी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम अपने खेत में जो है 3 से 4 चास खेती कर देते हैं, जुताई कर देते हैं। जुताई के समय हम ध्यान दें कि हमारे खेत में ग्रब जो पिल्लू होते हैं वो ना हो, उसके अलावा दीमक ना हो। इन सबों अगर खेत में हो तो हम अच्छी सिंचाई कर दें, उसमें लिंडेन धूल की मात्रा दे दें या फ्यूराडान या थिमेट या रिजेंट नाम की दवा आती है, इसका इस्तेमाल करें। इन दवाओं को देकर हम अच्छी तरह से मिला लें, उसके बाद इसका रोपाई करें। अब सबसे पहले बीज का चयन हम कैसे करते हैं। ये गुलदाउदी जो है मुख्यतः ये वेजिटेटिव इसका प्रोपागेशन होता है जी। प्रजनन की क्रिया जो होती है वेजिटेटिव होता है, इसलिए इसको या तो कन्नी ऊपर जो कल्ले जो निकले रहते हैं उस कल्ले को जड़ के पास से अलग अलग किया जाता है। और ये ठीक अभी बरसात के समय अभी जो चल रहा है, इस समय हम उस कल्ले को जड़ के पास से 20 से 25 कल्ले निकले होंगे, उस कल्ले को हम निकाल कर अलग अलग पॉट में हम लगा लें। या हम ऊपर की टहनियों के जो ऊपर की फुनगी निकली हुई रहती हैं उनको 6 इंच के बराबर हम ऊपर से काट लेते हैं और काट कर इसमें इंडोलिक ब्यूटेरिक एसिड नाम की एक दवा आती है जो रूट ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। इसको उसमें डालकर रूट ग्रोथ को पाउडर एक होता है, इस पाउडर में इस डंठल को डाल के हम जड़ को हम मिट्टी में लगा देते हैं तो 15 से 20 दिन में इसमें जड़ें आ जाती हैं। और 15 से 20 दिन के बाद जड़ें आती हैं और 1 महीना करीब इसमें पूर्णतः जड़ निकलने में लगता है। और 1 महीने में हमारा ये नर्सरी जो इसका है वो तैयार होता है। इसके बाद हम इसे अपने मुख्य खेत में इसको ले जाते हैं। मुख्य खेत में जो हम नर्सरी लगाते हैं ये भिन्न भिन्न तरह के साइज़ों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे छोटे
प्रकार के जो पम्पॉन जो वैरायटी है उसको 15x15 सेंटीमीटर पे लगाते हैं। इसके बाद बॉल आकार का जो है, जो बड़े आकार का है, वो 20x20 सेंटीमीटर पे लगाते हैं। और उससे भी बड़े आकार के जो हैं, जो डेकोरेटिव हैं, वो उन वैरायटियों को हम 30 से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर लगाते हैं। इस तरह से हम अपने खेतों को हम क्राइसेंथेमम की पौधे लगाते हैं। इसके अलावा हम पौधे लगाने के लिए जो हम अपने खेत की जो तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी में हम इसका दूरी जो है हम 1.5 मीटर गुने 6 मीटर की क्यारियाँ लेते हैं। इन क्यारियों में लेने से हमें सस्य की सुविधा जो होती है बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, जिससे हमारे फूल नहीं बर्बाद होते हैं, पौधे नहीं बर्बाद होते हैं। इसमें पानी और चीज़ की जो सस्य क्रियाएं होती है वो अच्छी होती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कीड़े लगते हैं, उन कीड़े मकोड़ों को हम अच्छी तरह से देखभाल करें। जैसे इसमें फूलों में एक कीड़े लग जाते हैं, उन कीड़ों को हम भगाने के लिए, हटाने के लिए हम क्लोरोपाइरीफॉस या मालाथियन या कोई भी कीटनाशक रोगर 1 से 2 ml के रूप में देते हैं प्रति लीटर के रूप में, तब हमारा ये फूल बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। तो देखा किसान भाइयों, मधुकर जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी गुलदाउदी की व्यावसायिक खेती के बारे में। मधुकर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। तो दादा, हमारे विशेषज्ञ ने तो हमारी बहुत अच्छी सी मदद की है और किसान भाइयों की भी बहुत अच्छी मदद की है। उनको व्यावसायिक खेती कैसे करें, ये सारी जानकारियाँ हमारे किसान भाई बंधुओं को दे दी है। लेकिन दादा, हमारे पास जानकारियाँ तो और भी है, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो किसान भाइयों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में कोई सुझाव या फिर खेती बाड़ी से जुड़ी कोई समस्या हो या फिर कोई ऐसी जानकारी हो, ज़रूर से ज़रूर उसे हमें तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और इसे पहुंचाने के लिए हमारा पता नोट करना होगा, तो फटाफट हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। जी दादा, तो किसान भाइयों से ये वादा करते हुए कि अगले के अंक में उनके लिए और हम ढेरों सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए किसान भाइयों, हमें और हमारी पूरी कृषि टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।